नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हमारे देश में अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है वो दिन पे दिन गहरी होती जा रही है। अमीर दिन पे दिन अमीर होते जा रहे हैं और गरीब दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं। और महंगाई का ये आलम है कि महंगाई जो है वो गरीबों का जीना हराम कर रही है। ऐसे में अगर कोई एक विवाह हो, एक कोई शादी हो और जिसमें जो है इतना पैसा खर्च हो कि वो पूरी दुनिया के लिए ऐसा एक नायाब जानने का नमूना बन जाए, या ये इस तरह की एक क्यूरियोसिटी हो कि इस शादी में कौन कौन आए हैं और किस किस ने क्या क्या किया, तो एक भव्यता जो है वो अभी देश ने देखी। थोड़ा इसके पीछे चलते हैं। दरअसल ताजमहल जो है वो मोहब्बत की निशानी है। उसको लेकर दो तरह से लोग सोचते हैं। जैसे इस शादी को लेकर भी लोगों का कहना है कि हर माता पिता जिसके पास पैसे होते हैं वो अपने बच्चों की शादी में जितनी उनकी हैसियत होती है उतनी खर्च करते हैं। एक मध्यवर्गीय सोच हिंदुस्तान में इस तरह की भी है। पर एक सोच ये है कि अगर इस देश में इतनी गरीबी है, इतनी भुखमरी है, और उसमें अगर एक कोई शाही शादी इस तरह की होती है कि जिसमें अरबों खरबों रुपया फूका जाए, तो ये कहाँ तक जायज़ है। बात यह है कि ताजमहल की हम बात करते हैं। साहिर लुधियानवी ने एक शेर लिखा था कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। इसके इतर एक और शेर इसी का था जो दूसरे शायर ने लिखा कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। देखने के दो तरीके हैं, एक साहिर लुधियानवी का तरीका है और एक दूसरा तरीका है। यहाँ पर भी दो तरीके की बात हो रही है। कुछ लोगों को लग रहा है कि कौन कौन उस शादी में गया, किस किस को बुलाया गया। लोग इसी से अभिभूत है कि फलाने को बुलाया गया, फलाना गया, इसको बुलाया गया, राहुल गांधी नहीं गए। इसको लेकर भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस समय बहुत सारे वीडियो वायरल हैं। कौन गया कौन नहीं गया, तो चलिए मैं आपको इस विवाह में ले चलता हूं और इसकी बहुत सारी झलक आपको दिखाता हूं, और इसको लेकर किस तरह से सोशल मीडिया में कुछ चीजें आ रही है इसको हम देखते हैं। तो देखा आपने कि ये जो विवाह है अंबानी परिवार का, इसकी शादी में, इसके विवाह समारोह में जो कई चरणों में हुआ, सगाई से लेके शादी तक में क्या क्या हुआ। तो देश में पिछले कुछ दिनों से एक शादी और उससे संबंधित आयोजनों की खूब चर्चा रही, जिसके वीडियो अभी आपने देखा। यह शादी भारत के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी के बेटे
अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की है। इस शादी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से मीडिया जो है अपडेट होता रहा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इससे भरे हुए हैं। इस शादी में शामिल होने वाली मशहूर हस्तियां और उनके डिजाइनर कपड़े और स्टाइलिश लुक की भी काफ़ी चर्चा हो रही। हॉलीवुड के सितारे, भारतीय क्रिकेट टीम के बड़े सितारे, शीर्ष उद्योगपति, कई देशों के प्रमुख नेता के अलावा पॉप आइकॉन जस्टिन बॉबर जैसी हस्तियां मुंबई पहुंची। यह आयोजन कई महीने चल रहा था। इस पर होने वाले खर्च को लेकर भी खूब सारे कवायद लगाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आयोजन में कुछ 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दरअसल भारत में शादियां पारिवारिक उत्सव हैं, इसमें परंपराएं भी हैं और भारी खर्च भी जो है घर घर की कहानी है। और पिछले दिनों जब कुछ फिल्में आई तो वो फिल्में विवाह समारोह को लेकर थी और जो बड़ी हिट हुई, तो उन फिल्मों को देखकर भी लोगों ने ये देखा कि अरे ये तो फिल्मों में इस तरह की भव्यता दिखाई जा रही, तो जो एनआरआई परिवार हैं वो भारत आके उस तरह की ट्रेडिशनल शादी करते हैं। दूसरे जिनके पास पैसा वो भी बहुत लगधक शादी करते हैं। तो ये एक हमारे यहाँ दिखावे की परंपरा है। इसके विरुद्ध अगर सरकार की बात करें तो सरकार सर्कुलर जारी करती है कि एक विवाह में कितना खर्च होना चाहिए, पर ऐसे सर्कुलर की लोग धज्जियां उड़ाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जितना पैसे वाला, जितना पावरफुल आदमी है उसके यहाँ का विवाह समारोह उतना भव्य होता है। भारतीय परिवार को अपने यहाँ होने वाली शादी के जरिए दौलत, रुतबा और साख को समाज में दिखाने का एक मौका मिलता है। यहाँ तक कि दिखावे के लिए परिवार कर्ज लेकर भी बड़ी रकम जुटाते हैं। हिंदू परिवार की शादियों में संगीत और हल्दी जैसी शादी की रस्में अब बड़ी धूमधाम से मनाई जाती हैं, लगभग शादी जैसी बनाई जाती हैं। वहीं अगर हम मुस्लिम परिवार की बात करें तो वहाँ मेहंदी, निकाह, वलीमा जैसी रस्में शामिल हैं। ईसाई शादी में भी सगाई, शादी, रिसेप्शन समारोह होते हैं। यानी केवल अंबानी के घर की शादी ही नहीं, बल्कि भारतीय समाज की हर शादी को शान का प्रतीक माना जाता है। हर परिवार अपनी क्षमता के अनुसार शादी समारोह की योजना बनाता है। कोशिश यही होती है कि आयोजन भव्य और यादगार दिखे। हर परिवार अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सामाजिक दायरे में अपनी हैसियत दिखाने के लिए बढ़ चढ़ के खर्च करने में दिलचस्पी दिखाता है। ये जो शाही शादी है, इसने देश की अमीरी गरीबी की खाई दिखा दी कि इस देश में यदि अमीर आदमी है तो वो किस तरह से अपने वैभव का प्रदर्शन कर रहा है, और जो गरीब आदमी है जिसके पास खाने के लिए 2 जून की रोटी तक नहीं है, वो किस तरह से अपना जीवन जी रहा। अभी हाल ही में कुपोषण को जो लेकर रिपोर्ट आई है वो भी चौंकाने वाली कि देश में कितने बच्चे कुपोषित हैं। देश के सिर्फ 1% अमीर लोगों के पास 40% की संपत्ति है। आर्थिक असमानता को लेकर थॉमस पिकेडी, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब, लुकास चांसल, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ऑफ वर्ल्ड लैब और नितिन कुमार भारती, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इन इक्वलिटी लैब की एक रिपोर्ट आई है कि भारत की इनकम और वेल्थ में असमानता 1922 और 2023 ये अरबपति राज का उदय पब्लिश की गई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के अंदर साल 2000 के बाद से ही आर्थिक असमानता बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में देश की सबसे अमीर 1% आबादी देश की टोटल इनकम की जो उसकी हिस्सेदारी है 22.6% हो गई है, जबकि देश की संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 40.1% हो गई है। भारत के टॉप 1% लोगों की आमदनी में हिस्सेदारी दुनिया में सबसे अधिक है। ये दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों से भी ज़्यादा है। यह बस एक पेरू, यमन और कुछ अन्य देशों से ही कम है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2014-15 और 22-23 के बीच आर्थिक असमानता टॉप लेवल पे पहुंची है। इसकी वजह धन के केंद्रित होने की में वृद्धि होना है। अगर देश की नेट वेल्थ के नज़रिए से देखा जाए तो देश का इनकम टैक्स सिस्टम काफ़ी रिप्रोग्रेसिव है। रिपोर्ट में एक बात और कही गई है कि देश के अंदर इकोनॉमिक डाटा की क्वालिटी काफ़ी खराब है। हाल ही में इसमें और गिरावट देखी गई है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आर्थिक असमानता है वो बहुत ही विषमतापूर्ण वाला देश है। यहाँ पर कि विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कि लोग जो हैं उनकी उपभोग की क्षमता, आय और धन को कमा करके दिखाने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ी है। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई की बात नहीं है, यह व्यवस्था पहले से चली आ रही। जब राजतंत्र था तब भी कुछ
विशेष वर्ग धनाढ़ थे, तब भी आबादी का सिर्फ 10% ही हुआ करता था। इन लोगों द्वारा बाकी के लगभग सभी लोगों पर नियंत्रण रखा जाता था। आज़ादी के बाद बहुत सी योजनाओं के सहारे इस अंतर को पाटने की कोशिश की गई। आज़ादी के समय जो ये खाई थी, लेकिन वर्तमान में ये काफ़ी कम थी। देश के आम चुनाव में गरीबी हटाओ जैसे नारे भी दिए गए और इस नारे के चलते कांग्रेस सत्ता में भी आई, काफ़ी बड़ा बहुमत उसने हासिल किया, पर गरीबी जस की तस बनी रही। समय के साथ ये खाई जो है और गहरी होती चली गई। कोरोना के दौरान इस अनुमान पर संदेह करना कठिन है कि कोरोना के कारण पहले से मौजूद जो खाई थी वो और गहरी हुई। लॉकडाउन के समय अमीर लोगों की संपत्ति में वृद्धि की तुलना उन सभी प्रवासी श्रमिकों से करें जो पैदल ही अपने गांव की ओर लौटने को मजबूर थे, तो देश की आर्थिक विषमताओं की स्थिति साफ दिखाई देती। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना ने आर्थिक असमानता की खाई को और काफ़ी चौड़ा किया। भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या दर है। इसमें निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं, वित्तीय संसाधनों की कमी, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और उच्च जनसंख्या दर से प्रति व्यक्ति आय भी प्रभावित होती है और इससे प्रति व्यक्ति आय घटती है। भारत चूंकि एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ जो जनसंख्या के कारण जोतों की अत्यधिक जो उप विभाजन और विखंडन है, खेत छोटे हो रहे हैं, फसल कम हो रही है, तो इसके कारण प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता में भी कमी आई है और परिवारों के पास पर्याप्त उत्पादन और आय के साधन के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। शिक्षा के निम्न स्तर और कम कौशल के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिकांश जो कृषक हैं उनके पास कोई काम नहीं है या वो असुरक्षित सा जीवन जी रहे हैं और वो इस तरह के रोजगार में लगे हैं जो कोई परमानेंट रोजगार नहीं है। तो हमारे देश में अमीरी और गरीबी की यदि हम खाई की बात करें तो वो दिन पे दिन गहरी हो रही है। औद्योगिकरण के मामले में भारत एक पिछड़ा हुआ देश है। उद्योग पूरी कार्यशील आबादी के 3% लोगों को ही रोजगार देता है। नतीजन औद्योगिक पिछड़ापन गरीबी का एक प्रमुख स्रोत है। 1951 में जनसंख्या में जो तेजी से वृद्धि में भारत में शुरू हुई, तो वो उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या भी एक बड़ा फैक्टर है, जहाँ पर जो आदमी बहुत कड़ी मेहनत भी करता है पर वो उस तरह से अपनी इनकम नहीं बढ़ा पाता जिस तरह से एक अमीर आदमी जिसके पास बहुत पैसा है, तो जिसके पास पैसा है वो पैसे से पैसे बनाता है और जिसके पास पैसे नहीं है, केवल उसके पास अपनी मेहनत है, वो जो है वो जैसे तैसे अपना जीवन जीता है। तो ये जो विवाह था अभी, ये विवाह ये बताता है, इसकी भव्यता ये बताती है कि हमारे देश में जो विवाह है उसमें लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करते हैं और एक दिखावा पसंद जो है वो चीज़ें करते हैं। बात ये नहीं है कि अंबानी के घर शादी हुई, बात यह है कि उस शादी को कितना महिमा मंडित करके दिखाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो योग करने वाले बाबा रामदेव वहाँ डांस कर रहे हैं, वहाँ पे सिनेमा के स्टार जा रहे हैं, वहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो गरियाते हैं अंबानी को वो भी दिख रहे हैं, वहाँ पे अखिलेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं। तो राजनीति के बहुत सारे शीर्ष लोग जो अलग अलग मंचों से इस अमीरी गरीबी की बात करते हैं, जो अडानी अंबानी को गरियाते हैं, वो भी वहाँ पर दिखते हैं क्योंकि ये उद्योग समूह हैं और वो उसने अपने विवाह, अपने बेटे के विवाह में सबको बुलाया है। तो लोगों को लगता है कि हमारे व्यक्तिगत संबंध अलग हैं और हम मंचों से जो बोलते हैं वो बातें अलग हैं। तो जब ऐसे लोग जाते हैं तो बहुत सारे लोग, जब हम अपने देश में कहते हैं कि ये गांधी का देश है जहाँ पे दिखावे के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए, वो गांधी जो देश में जब निकलते हैं और गरीबी दिखती है तो वो अपने कपड़े तक त्याग देते हैं। उस देश में लोग दिखावा पसंद संस्कृति में बहुत बिलीव करते हैं और मीडिया जो है उसको और ग्लैमरस तरीके से लोगों के बीच रखता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में, जिनके पास पैसा है, वो लोग सोचते हैं कि हम अपने पैसे का प्रदर्शन कैसे करें, और जब उस पैसे के प्रदर्शन में तमाम समाज को नियंत्रित करने वाली ताकतें, चाहे वो ग्लैमर की दुनिया की हों, चाहे वो राजनीति की दुनिया की हों या खेल की दुनिया की हों, जब सारे लोग एकजुट दिखते हैं तो लोगों को लगता है कि अच्छा इस तरह का विवाह होना चाहिए और इस तरह के विवाह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो हमारे पास है तो हम अपनी जो हैसियत है हम उससे खर्च कर रहे हैं। और इसमें देश विदेश से एक्स प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, देश के मौजूदा प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। पर चिंता ये है कि जो हमारे समाज में ये खाई बढ़ रही है, ये खाई कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जाकर
ये कई तरह की मुश्किलें खड़ी करें। हम ये देख रहे हैं कि कुपोषण का शिकार हमारे यहाँ का बच्चा है, जिसको मध्याह्न भोजन के रूप में जो थोड़ा बहुत स्कूल से खाने मिलता है उसके बावजूद भी वो कुपोषण का शिकार रहता है। उसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो भी रुकती है और वो जिस तरह से उसके मस्तिष्क का विकास होना चाहिए वो भी रुकता है। तो एक तरफ तो हम 80 करोड़ लोगों को सस्ते में अनाज या निःशुल्क अनाज देने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम अमीरी गरीबी की खाई को कम करेंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे, पर दूसरी तरफ इस तरह का पूरा जो हमारे समाज में दिखावा है और जो खाई बढ़ रही है उसके कारणों की पड़ताल भी बहुत जरूरी है। और एक विकासशील देश जो है हमारा जैसा, उसमें कई तरह की जो चीज़ें हमको सामने दिखती हैं, जो बहुत सारे विरोधाभास दिखते हैं, वो विरोधाभास इस तरह के जब समारोह होते हैं तो उसमें प्रकटीकरण होता है। तो इस समय पूरे देश में ये सवाल उठ रहा है कि देश में किस तरह का वर्क कल्चर होना चाहिए, किस तरह के लोगों की आदर्श होना चाहिए, किस तरह से लोगों की विवाह नामक संस्था के में दिखावा होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर इस समय बातचीत हो रही है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था अमीरी और गरीबी के बीच की, कि उसकी खाई दिन पे दिन गहरी हो रही है। और ये खाई का प्रकटीकरण हमने एक विवाह समारोह में देखा, हमने आंकड़ों में देखा कि कैसे दिन पे दिन लोग, अमीर आदमी अमीर हो रहा है, गरीब आदमी गरीब हो रहा है, और लोगों को बहुत सारी जो चीज़ें मिलनी चाहिए, बुनियादी सुविधाएं मिलना चाहिए, जो पोषण आहार मिलना चाहिए, डाइट मिलनी चाहिए, वो सब नहीं मिल रहा है। ना तो उनके पास बेहतर शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, और वो जद्दोजहद में लगे हैं। ऐसे समय में जब लोग बहुत खुल के बड़ी बड़ी पार्टियों में ठाके लगाते हैं और ऐसे लोग जो समाज के आइकान हैं, तो मुझे बरबस जो है रघुवीर सहाय की एक कविता याद आती है, आपकी हंसी। निर्धन जनता का शोषण है यह कहकर आप हंसे, निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे, सबके सब भ्रष्टाचारी हैं कहकर आप हंसे, चारों ओर बड़ी लाचारी है कहकर आप हंसे, कितने आप सुरक्षित होंगे मैं सोचने लगा, सहसा मुझे अकेला पाकर फिर से आप हंसे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों की हंसी बड़ी विदुप्त लगती है जब वो लोग खाए पिए होकर बहुत सारे गरीबों पर या देश की गरीबी के हालात पर हंसते हैं, तो अचानक से रघुवीर सहाय याद आते हैं। नमस्कार।